हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। इस पे डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने स्वाधीनता संग्राम तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रयास, इसमें सन 1857 का प्रथम यानी स्वाधीनता संग्राम उसको पढ़ा। उसके बाद सन 1857 के आंदोलन की प्रमुख घटनाओं के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने जो ये 1857 की क्रांति थी, इसकी असफलता के क्या कारण रहे, उनको डिटेल में जाना। और फ्रेंड्स देखिए, हम लोगों ने उसके बाद धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन को पढ़ा, यानी आंदोलनों को पढ़ा। इसमें कौन कौन से, देखिए, ब्रह्मा समाज को पढ़ा, प्रार्थना समाज को पढ़ा, आर्य समाज को पढ़ा। इसको यानी कि डिटेल में इन सबको पढ़ा, यानी कि सबके बारे में हम लोगों ने चर्चा की, यानी देखा। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे देख लेते हैं पहले। यानी देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म ये कब हुआ, उसके बाद बंग भंग, उसके बाद बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन, और उसके बाद पढ़ेंगे रोलेट एक्ट, और उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलते हैं, देखते हैं भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें आपका हो जाता है, देखिए, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख कारण यह था कि अंग्रेज़ों की शासन व्यवस्था और नीतियों से भारतीय पूर्णतः असंतुष्ट थे। अतः संपूर्ण भारत ने एकजुट होकर राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख घटनाओं एवं गतिविधियों का विवरण निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत है। तो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म। तो सन 1885 से भारत के इतिहास में एक नया युग आरंभ हुआ। उसमें देखिए, 1885 से 1916 के पहले चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ध्येय अस्पष्ट तथा संदिग्ध थे। यह आंदोलन केवल शिक्षित मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग तक ही सीमित था, जो पाश्चात्य उदारवादी और अतिवादी विचारधारा से प्रेरणा लेता था। 1919 से 1947 के अग्रिम चरण में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक विशेष भारतीय ढंग, अहिंसात्मक असहयोग अपनाकर आंदोलन किया। तो देखिए, इसमें आगे देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अग्रणी भूमिका एलन ऑक्टेविन ह्यूम, यानी कि A.O. ह्यूम नामक अवकाश प्राप्त अधिकारी की रही। वे क्या थे? देखिए, वे उदारवादी, यानी ये जो थे तो ये उदारवादी अंग्रेज थे, और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सम्मिलित होने वाले प्रमुख भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी, काशीनाथ, फिरोज शाह मेहता, एस सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद, गोपाल गणेश आगरकर और विमेश चंद्र बनर्जी थे। और इसमें देख लेते हैं। देखिए, A.O. ह्यूम ने 1885 में कोलकाता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम एक पत्र लिखकर कहा कि 50 शिक्षित नवयुवक यदि देश की स्वतंत्रता के लिए संगठित प्रयास करें तो देश की आज़ादी का कार्य सरल हो सकता है। उसके बाद देखते हैं। देखिए, क्या था कि इसी पत्र के बाद 28 से 30 दिसंबर, कब? तो 28 से 30 दिसंबर, ठीक है ना, 30 दिसंबर सन 1885, कब? तो सन 1885 को मुंबई में, कहाँ? तो मुंबई में
देश के सभी प्रांतों से आए 72 प्रतिनिधि। कितने प्रतिनिधि? तो 72, यानी कि 72 प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ और इसी सम्मेलन के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई। और कांग्रेस के इस प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष तो कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी चुने गए थे। कौन चुने गए थे? तो देख लेते हैं। देखिए, व्योमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद देखते हैं, देखिए कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के प्रमुख उद्देश्यों को देख लेते हैं। इसके जो प्रमुख उद्देश्य थे वो क्या क्या थे? तो सबसे पहला उद्देश्य था देश के विभिन्न भागों के राजनीतिक एवं सामाजिक नेताओं को एकजुट करना। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका हो जाता है भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना। और थर्ड नंबर पर हो जाता है राजनीतिक और सार्वजनिक प्रश्नों पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। ये क्या हो जाते हैं? ये कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के प्रमुख उद्देश्य हो जाते हैं। इसमें देखिए, और जो दूसरा अधिवेशन था, देखिए दूसरे अधिवेशन की बात की जाए तो जो दूसरा अधिवेशन था वो सन 1886 में हुआ। कब हुआ? तो सन 1886 ईस्वी में हुआ। इसमें देखिए, देख लेते हैं कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन सन 1886 ईस्वी में कोलकाता में हुआ। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो दूसरा अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो कब हुआ? तो 1886 ईस्वी में। और कहाँ हुआ? तो कोलकाता में हुआ, जिसमें पूरे देश से 440, कितने? तो 440 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और इसमें दादा भाई नौरोजी इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। तो जो दूसरा अधिवेशन था उसके अध्यक्ष कौन चुने गए? तो दादा भाई नौरोजी। आप लोग याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद देखते हैं नरम दल। देख लेते हैं, नरम दल के नेताओं में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय एवं सच्चिदानंद सिन्हा प्रमुख थे। तो इसको हम देखिए थोड़ा सा इसमें डिटेल में देख लेते हैं कि जब क्या हुआ कि कोलकाता में, यानी कि दूसरा अधिवेशन सन 1886 ईस्वी में कोलकाता में हुआ और इसमें पूरे देश से 440 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और दादा भाई नौरोजी इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। वे 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो 3 बार बने। और देखिए, कांग्रेस आरंभिक 20 साल तक नरम दल के रूप में ही रही। यानी कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कितने दिनों तक नरम दल यानी आरंभिक में रही, तो 20 सालों तक, ठीक है ना। तो 20 साल तक नरम दल के रूप में ही रही। और उसके बाद देखिए, नरम दल के नेताओं में तो कौन कौन हो जाते हैं? तो आपके अभी देखिए हम लोगों ने जाना कि नरम दल के नेताओं में जो हो जाते हैं वो आपके हो जाते हैं, देखिए दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय एवं सच्चिदानंद सिन्हा प्रमुख हो जाते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए, इसने इस समय अंग्रेज़ों का विरोध करने के बजाय क्या क्या सहयोग दिया, इसमें ये चीज़ हुई। और उनका विश्वास था, क्या विश्वास था? कि इस नीति के कारण उसकी देखिए उसकी न्यायोचित मांग सरकार बिना आंदोलन के मान लेगी। इन लोगों का ये मानना था, यानी कि जो नरम दल के नेता थे इनका ये मानना था कि नरमी से काम लिया जाए और आंदोलन ना किया जाए। और ये लोग क्या करेंगे कि ये बिना आंदोलन किए हम लोगों की मांग को मान लेंगे। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो लोग तो ऐसे थे ही, क्योंकि फूट डालो और शासन करो की नीति उन्होंने अपनाई थी और फूट डाल दिया था। और हमारे देश पर उन लोगों ने क्या किया था? शासन किया और सबको अलग अलग कर दिया। तो वो इस तरह तो कर ही नहीं सकते थे कि नरमी से वो लोग, अगर हम लोग पेश आते नरमी से तो वो लोग क्या करते? देश छोड़कर चले जाते। ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता था। लेकिन जो नरम दल के नेता थे वो ये समझ रहे थे, ठीक है ना। तो ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के, यानी इससे क्या हुआ कि देखिए, जब ये हुआ कि ये मांग को मान लेंगे तो आंदोलन नहीं करना पड़ेगा,
फिर मांगों की ओर इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया तो कांग्रेस को राजद्रोही माना जाने लगा और ब्रिटिश सरकार से कांग्रेस के कई नेता नाराज़ हो गए, क्योंकि नाराज़ होने वाली तो बात ही थी कि नरमी से पेश आए, फिर भी उन लोगों ने नहीं कोई चीज़ मानी। तो क्या हुआ, जब नाराज़ हो गए तो उन्होंने क्या किया, एक गरम दल की स्थापना कर दी। अब गरम दल के जो स्थापना की, तो गरम दल के प्रमुख नेताओं के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि गरम दल के नेता कौन थे, कौन कौन थे, यानी कि ये आप लोगों का देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, यानी कि नरम दल के नेता कौन कौन थे और गरम दल के नेता कौन कौन थे। इसमें से इस तरह का भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऑप्शन में 4, यानी कि ऑप्शन में 4 ही होते हैं ना ऑप्शन, तो इस तरह का क्वेश्चन कि इसमें से नरम दल के नेता कौन है या कौन नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे गरम दल के प्रमुख नेता, तो लाला लाजपत राय हो जाते हैं, बाल गंगाधर तिलक हो जाते हैं और विपिन चंद्र पाल हो जाते हैं। ये कौन हो जाते हैं, तो ये गरम दल के प्रमुख नेता हो जाते हैं, ठीक है ना। और देखिए लोकमान्य तिलक, अब देखिए बात करते हैं लोकमान्य तिलक के बारे में। तो इन्होंने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे का नारा दिया, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा किसने दिया, तो लोकमान्य तिलक ने दिया, ठीक है ना। और जनता में देश प्रेम की भावना भर दी। क्या हुआ, ये जो नारा दिया, तो नारा देकर जनता में देश प्रेम की भावना भर दी। और देख लेते हैं, थोड़ा सा और जान लेते हैं कि जो बंकिम चंद्र चटर्जी के गीत वंदे मातरम ने भारतवासियों में मातृभूमि के प्रति देश प्रेम, यानी क्या हुआ कि भारतवासियों के प्रति, भारतवासियों में मातृभूमि के प्रति देश प्रेम की भावना जगाई। और इस तरह से क्या हुआ, कांग्रेस में 2 दल हो गए। कितने दल हो गए कांग्रेस में, तो 2 दल हो गए, जिसके फलस्वरूप कांग्रेस ने अपनी नीति में परिवर्तन कर दिया। अब देखिए, पहले एक ही दल था, नरम दल था, उसके बाद एक और दल बन गया, नरम दल और गरम दल 2 दल हो गए। और इसमें क्या हुआ, इसके फलस्वरूप कांग्रेस में यानी कांग्रेस ने अपनी नीति में परिवर्तन कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, बंग भंग, ये क्या था, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन तीव्रता से बढ़ रहा था। उसका प्रभाव कम करने के लिए यानी तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को यानी सन 1905 ईस्वी में 2 भागों में विभाजित कर दिया। क्या हुआ कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया, और कब कर दिया, तो 1905 ईस्वी में। आप लोगों के लिए देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंग भंग क्या था और इसमें क्या हुआ था। तो देख लेते हैं, फिर से समझ लेते हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन तीव्रता से बढ़ रहा था, यानी तेज़ी से बढ़ रहा था, और उसका प्रभाव कम करने के लिए तत्कालीन जो गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, बंगाल को सन 1905 ईस्वी में 2 भागों में विभाजित कर दिया। और देख लेते हैं, और इस विभाजन का कारण क्या था, तो प्रशासन और व्यवस्था बताया गया। क्या बताया गया, तो प्रशासन और व्यवस्था बताया गया। लेकिन अंग्रेज़ों के मन में इसका वास्तविक कारण, यानी वास्तविक जो वजह थी, जो रियल वजह थी, तो हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों में फूट डाला था। देखिए वही चीज़ आ गई, जैसा कि अभी ऊपर डिस्कस हुआ इस बारे में कि अंग्रेज़ों की सबसे प्रमुख नीति क्या थी, अंग्रेज़ क्या करना चाहते, तो यहाँ शासन करना चाहते थे, अपने यहाँ शासन करना चाहते थे। और कैसे शासन करना चाहते थे कि जब हम किसी के घर में जाएंगे और उसके घर में फूट डाल देंगे, जब लोगों के विचार एक जैसे नहीं रह जाएंगे, वो एक दूसरे के प्रति सब क्या रखने लगेंगे, दुश्मनी रखने लगेंगे, तब हमारे घर पे कोई तीसरा आकर कब्जा करेगा और तभी उसका फ़ायदा उठाएगा। यही अंग्रेज़ों ने किया। अंग्रेज़ों ने क्या किया, हिंदू और मुस्लिमों में क्या किया, फूट डाल दी। और फूट डालो और शासन करो की नीति को उन लोगों ने क्या किया, सफल कर लिया और हमारे देश पे राज करने लगे, ठीक है ना। और यहाँ के लोगों ने क्या किया, उनकी नीति को समझ नहीं पाए और वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए।
ठीक है ना, यही तो हुआ था ना। और ये आप लोग सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने फूट डाली और शासन किया। फिर देखिए क्या हुआ, हिंदू मुसलमान दोनों संप्रदायों में फूट डालना था और इसी छल और कपट की नीति को सफल करते हुए क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने 1906 ईस्वी में भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दी। किसकी करवा दी? तो अंग्रेज़ों ने 1906 ईस्वी में भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दी और हिंदुओं ने भी 1906 ईस्वी में हिंदू महासभा का गठन किया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे उन लोगों की जो नीति थी वो काम कर गई। अब हिंदू अलग हो गए, मुस्लिम अलग हो गए और क्या हुआ, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी और हिंदुओं ने 1906 ईस्वी में हिंदू महासभा का गठन कर दिया, यानी कि दोनों में फूट पड़ गई। अब क्या हुआ देखिए, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल के आपसी विभाजन का सारे बंगाल में विरोध होने लगा। उसके बाद विरोध तो होना ही था और विभिन्न स्थानों पर अंग्रेज़ों के विरुद्ध सभाएं और आंदोलन किए जाने लगे और कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के नेताओं ने मिलकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया। क्योंकि देखिए गरम दल वाले अपने तरीके से और यानी गरम और नरम दोनों दल के नेताओं ने और उसमें जो भी सदस्य थे सब ने अपने अपने तरीके से, किसी ने नरमी से इस कार्य को किया, किसी ने गर्मी से इस कार्य को किया। ठीक है, और नरम का मतलब ये होता है कि जो शांति से जिन्होंने कार्य किया है ना, और गरम दल वाले जो मतलब ये हुआ कि भड़के और फिर क्या क्या आंदोलन में भाग लिया। और क्योंकि भड़कना ही था, क्योंकि अंग्रेज़ इस तरह के ही थे कि वो ऐसी नीति ही चलते थे कि इंसान में कितना भी वो सहनशीलता वाला इंसान होता, व्यक्ति होता, लेकिन उसमें एक वो भावना आ ही जाती। क्योंकि इस तरीके से बिहेव ही हो रहा था भारतीयों के साथ, इस तरह से अंग्रेज़ पेश ही आ रहे थे कि अपने ही घर में हमें नहीं रहने दिया जा रहा था, हमें आज़ादी तो छोड़ो, हम लोगों को वो भी काम नहीं करने दिए जा रहे थे जो हम लोगों के लिए थे। तो इस तरह से इंसान भड़क तो जाएगा ही ना, क्योंकि भड़कने की तो बात ही है। तो इसी तरह से जो गरम दल वाले थे तो उन्होंने अपने तरीके से कार्य किया और जो करना ही था, क्योंकि अगर ना करते ये लोग तो आज हम लोग आज़ाद नहीं होते इस तरह से, जिस तरह से हम लोग अपनी आज़ादी से अपना जीवन जी रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद करते हैं बात, देखिए बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। तो इसमें देख लेते हैं, बंग भंग का विरोध करने के लिए भारतीयों ने अंग्रेज़ों से प्रार्थना करने के स्थान पर अपने बल पर स्वराज प्राप्त करने की भावना से 2 तरह के कार्यक्रम चलाए। तो इसमें कौन कौन से, देखिए फर्स्ट नंबर पर हो जाता है, बड़ी मात्रा में अंग्रेज़ी कपड़े, शक्कर आदि माल का बहिष्कार किया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो अंग्रेज़ी कपड़े थे, शक्कर थी और भी माल था, उसका बहिष्कार किया। और सेकंड नंबर पर हो जाता है दूसरा, स्वदेशी अर्थात अपने देश के लोगों द्वारा बनाई वस्तुओं का ही उपयोग, कि जो हमारे देश में बनाया जा रहा है हम उसी का उपयोग करेंगे और जो अंग्रेज़ों द्वारा या जो बाहर से आ रहा है उसका बहिष्कार किया। तो इस तरीके से ये आपका हो जाता है। और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं, यानी थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं कि क्या हुआ कि भारतीयों में स्वदेशी का विचार पनपने लगा। ठीक है ना। और वे कहते हम अपने उद्योग लगाएंगे, अपने स्कूल कॉलेज खोलेंगे, गांव के लोगों के बीच काम करके उनकी समस्याएं दूर करेंगे और हम अपनी पंचायतें एवं कचहरियां चलाएंगे और हम अपने विचार के लिए अंग्रेज़ों पर निर्भर नहीं रहेंगे। क्योंकि हम अपने विकार के लिए दूसरों पर क्यों निर्भर रहें, क्यों अंग्रेज़ों पर निर्भर रहें, ये चीज़ कही। और अपनी आत्मशक्ति बढ़ाएंगे, जो चीज़ सही भी है, क्योंकि हम अपनी आत्मशक्ति बढ़ाएंगे, उनसे लड़ने की ताकत रखेंगे, उनके माल का बहिष्कार करेंगे और अपना माल खुद से बनाएंगे और उसको यूज़ करेंगे। ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है और यही चीज़ हुई। उसके बाद देख लेते हैं रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट क्या था इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए ये विधेयक 8 मार्च 1919 को लागू कर दिया गया। कब किया गया? तो 8 मार्च 1919 ईस्वी को। रोलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने
देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन 1919 से 1935 छेड़ा और यह कानून सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। किसके आधार पर? तो सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर। और इसमें समझ लेते हैं, देखिए इसके अनुसार क्या हुआ। इसके अनुसार देखिए ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वो किसी भी भारतीय पर अदालत के बिना मुकदमा चलाएं और बिना दंड किए उसे जेल में बंद कर सकती थी। इस कानून के तहत अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वालों का नाम जानने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया था। और इस कानून के विरोध में देशव्यापी हड़तालें, जुलूस और प्रदर्शन होने लगे और गांधी जी ने व्यापक हड़ताल का आह्वान किया। तो ये आपका हो जाता है रोलेट एक्ट। उसके बाद देख लेते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। आप लोग बहुत ज़्यादा इससे परिचित हैं और जितने भी पॉइंट पढ़ा है इससे आप लोग बहुत ज़्यादा आप लोगों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात, बहुत ज़्यादा जानकारी है। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चीज़ों को ताज़ा कर रहे हैं फिर से कि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं और आपके सिलेबस में है, तो इसलिए हम लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इसके जो सन है वो बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है ना। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो जो ये घटना, तो इस घटना के बारे में जानते हैं, यह घटना ब्रिटिश हुकूमत के काले अध्यायों में से एक है, ठीक है ना। और इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और इसमें थोड़ी सी और बात करते हैं। देखिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा रोलेट एक्ट पास करने से भारतीयों पर और अंकुश बढ़ गया और इसके विरोध में महात्मा गांधी जी ने देशव्यापी आंदोलन छेड़ा, ठीक है ना। और इस आंदोलन का प्रभाव पंजाब में भी बढ़ गया। अब देखते हैं, देखिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग स्वर्ण मंदिर के पास अमृतसर में आम सभा आयोजित की गई जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी थे। उसी समय क्या हुआ, उसी समय जनरल रेजिनॉल्ड डायर ने जनरल रेजिनॉल्ड डायर ने 50 अंग्रेजों तथा 100 भारतीय सैनिकों को लेकर प्रवेश किया, बिना चेतावनी के अंधाधुंध गोलियां चला दी। और क्या हुआ, जिसमें भगदड़ मच गई, सैनिक बहुत सारे लोग यानी सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हो गए और पंजाब में सैनिक राज्य हो गया। क्या हुआ, पंजाब में सैनिक राज्य हो गया और इस वजह से अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्या हुआ, आक्रोश बढ़ गया। क्योंकि आक्रोश तो बढ़ना ही था, क्योंकि शांति सभा हो रही थी और उसमें बिना सूचना दिए क्या हुआ, अचानक से गोलीबारी होने लगी, गोलियां चलाने लगे और जहाँ पे बहुत सारी औरतें भी थी, बच्चे भी थे। मतलब क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा इन लोगों ने बुरा किया था उस टाइम पे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और इसमें क्या हुआ, इसमें भगदड़ मच गई और बहुत सारे लोग मरे थे उस टाइम और हज़ारों लोग घायल भी हो गए थे। तो इस कारण अंग्रेज़ों के विरुद्ध आक्रोश तो होना ही होना था। और देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में क्या हुआ था कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उनको उपाधि मिली थी सर की, तो इन्होंने उस उपाधि को वापस कर दिया था, क्योंकि इतना मतलब इन लोगों ने बुरा ही किया था तो उनको तो वापस ही करना था। क्योंकि इस तरह से बिना बताए हुए और अंग्रेज़ों ने क्या किया था, क्योंकि वो तो ऐसे थे ही ना, वो पीठ में खंजर खोपने वाले अंग्रेज़ थे ही कि किस तरह से वो हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ बस गए। और पहले तो क्या करते थे, जब आए थे अंग्रेज़ तो यहाँ जो राजा लोग थे, तो जब सबसे पहले वो आए थे तो क्या करते थे, उपहार देते थे। कोई भी चीज़ की परमिशन लेना होता था तो बहुत ज़्यादा कहते नहीं चिकनी चुपड़ी बातें करते थे और उसके बाद उन लोग बहुत अच्छे उपहार भी दिया करते थे कि हमारा काम ये ऐसा कर दीजिए या इस फाइल को पास कर दीजिए, तो ये उपहार ले लीजिए। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये लोग इस तरह से बिहेव करेंगे, ये लोग इस तरह से हमारे ही घर में हमको नहीं रहने देंगे और हमारे ही घर से हम लोगों को निकालेंगे, हम लोगों पे अत्याचार करेंगे। तो इस तरीके से इन लोगों ने धीरे धीरे पहले परमिशन ली, उसके बाद किस कमज़ोरी से ये इन लोगों ने पता कर लिया कि इन लोगों की क्या कमज़ोरी है,
या किस तरीके से इन लोगों में फूट डाली जा सकती है, जाति के उसमें था, धर्म के बेस पे, मतलब इन लोगों ने कोई भी कसर बाकी नहीं रखी थी। और लास्ट में इन्होंने यही किया कि फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई, हिंदुओं को अलग कर दिया, मुस्लिमों को अलग कर दिया और अपना शासन चला लिया, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें देखिए हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ी, यानी कि इस क्लास में हम लोगों ने इन चीज़ों को कंप्लीट किया। फिर से देख लेते हैं, देखिए हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट किया। हम लोगों ने भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म और उसमें बंगभंग, बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इन चीज़ों को कंप्लीट किया। अब हम लोग देखिए नेक्स्ट जो आपका क्लास होगा, इसमें खिलाफत आंदोलन हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, चोरी चोरा कांड हो गया और काकोरी कांड हो गया, आपका स्वराज दल हो गया, साइमन कमीशन हो गया, इनको कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल से इसी तरह जुड़े रहें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपसे ना छूटें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और क्लास अटेंड करें और नोट्स भी ज़रूर बनाएं।